अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसी का पूरा अध्ययन हम लोग करेंगे। यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है इसको बताया था फैराडे वैज्ञानिक थे। फैराडे उन्होंने 1831 यानी कि जो फैराडे वैज्ञानिक थे उन्होंने सन 1831 में इस वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव का अध्ययन किया और उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया और वो क्या था, उन्होंने एक चुंबक लिया। सभी को पता है चुंबक क्या होता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल कहते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव जिसे साउथ पोल कहते हैं। तो चुंबक करता क्या है, इसका मुख्य कार्य होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि चुंबक के आसपास अगर हम कोई लोहा या अन्य चुंबक को लेकर जाएं तो वहां पर वो चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है और ये चुंबकीय प्रभाव कहाँ तक रहता है, चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तक ही रहता है। तो यहाँ पे चुंबक का जो कार्य है वो कार्य है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। तो उन्होंने इस घटना को समझाने के लिए जो प्रयोग किया उसने एक चुंबक लिया और एक कुंडली क्या होती है, एक तांबे की तार को इस प्रकार से घुमा के लपेट कर बना दिया जाए तो उसका एक सिरा बन जाता है और दूसरी तरफ दूसरा सिरा बन जाता है, वही होती है कुंडली। यानी किस प्रकार, यानी कि तांबे के तार को इस प्रकार लपेट कर उसके फेरे बना दिए जाएं तो वही कहलाती है उसकी कुंडली। तो क्या किया, उन्होंने एक चुंबक लिया और तांबे के तार की एक कुंडली ली और इनके बीच एक आपेक्षिक गति कराई। आपेक्षिक गति का अर्थ यहाँ पे इतना है कि एक को स्थिर रख दिया, एक को स्थिर कर दिया और दूसरे को इसके पास या इससे दूर ले गए। जैसे अगर समझाने के लिए हम बताएं तो अगर ये चुंबक है और ये कुंडली ले ली और कुंडली में एक धारा मापी लगा दिया, कुंडली में क्या लगा दिया, एक धारा मापी लगा दिया। धारा मापी का कार्य ये होता है कि ये धारा की दिशा को बताता है कि धारा धनात्मक दिशा में जा रही है कि धारा ऋणात्मक दिशा में जा रही है। तो यही धारा मापी का कार्य होता है। तो अगर एक कुंडली ले ली और उसमें एक धारा मापी लगा दिया, अभी यहाँ पे हम दिशा को नहीं बताएंगे कि धारा इस तरफ जा रही है कि धारा इस तरफ जा रही है, बस एक जनरली समझने के लिए है कि अगर तांबे की तार में धारा मापी लगा दिया है और ये चुंबक है, इन दोनों के बीच आपेक्षिक गति कराएं। कहने का अर्थ है सबसे पहले हम इस कुंडली को क्या करें, स्थिर कर दें और चुंबक को इसके पास ले जाएं या चुंबक को इसके दूर ले जाएं। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, इस चुंबक को स्थिर कर दें, इस कुंडली को इसके पास ले जाएं या इस कुंडली को इससे दूर ले जाएं। ठीक है, यही होती है आपेक्षिक गति। यानी जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस गति के कारण इसमें यानी कि कुंडली में जो तांबे की कुंडली है इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे इन्होंने कहा था प्रेरित विद्युत वाहक बल। और अगर ये कुंडली बंद है यानी कि ये कुंडली एक ऐसे परिपथ में लगी है जो कि बंद परिपथ है तो इस विद्युत वाहक बल के कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि चुंबक और कुंडली की आपेक्षिक गति होने के कारण कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और अगर ये कुंडली किसी बंद परिपथ में लगी है तो इस विद्युत वाहक बल के कारण इसमें यानी कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। इस विद्युत वाहक बल को इन्होंने प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा और इस विद्युत धारा को इन्होंने यानी फैराडे वैज्ञानिक ने प्रेरित विद्युत धारा कहा। कहने का अर्थ है जब एक कुंडली
और जब एक कुंडली और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति बनाएं और उस आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाए, तो इस घटना को ही कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि जो पूरी घटना हुई, ये जो उन्होंने प्रयोग किया और इस प्रयोग में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई है, इस घटना को ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा। एक खास बात और, अगर चुंबक और इस कुंडली को स्थिर कर दिया जाए, यानी दोनों ही स्थिर कर दिए जाएं और एक दूसरे के पास रख दिए जाए और दोनों ही स्थिर हैं, यानी उनमें से ना तो चुंबक गति कर रहा है और ना ही कुंडली गति कर रही है, तो उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल ना तो उत्पन्न होगा और ना ही प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी और तब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना वहां पर नहीं हो पाएगी। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना तभी तक हो सकती है जब तक दोनों में से कोई एक गति कर रहा हो, यानी कि या तो चुंबक गति कर रहा हो कुंडली के पास या कुंडली से दूर, या कुंडली गति कर रही हो चुंबक के पास या चुंबक से दूर, तो यही पूरी घटना ही कहलाती है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसके लिए फैराडे ने जो प्रयोग किया था उसको अब हम बताने जा रहे हैं। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जो फैराडे ने प्रयोग किया उसमें क्या किया, इन्होंने एक चुंबक ले लिया और एक कुंडली ले ली और तांबे के तार को मोड़ किया, उससे कुंडली बन गई और इस कुंडली में एक धारा मापी लगा दिया। अब क्या किया इन्होंने, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति हो गई, ये तीसरी स्थिति हो गई और ये चौथी स्थिति हो गई। चारों को भी हम बताएंगे। तो क्या किया इन्होंने, सबसे पहले पहली स्थिति में इन्होंने चुंबक ले लिया और चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली के पास लाए। तो जब कुंडली के पास ये लाए तो जैसे ही चुंबक की उत्तरी ध्रुव को ये कुंडली के पास लाए, ये N जो है ये उत्तरी ध्रुव बता रहा है और ये तीर बता रहा है, इस चुंबक को हम कहाँ ले जा रहे हैं, कुंडली के पास। तो जैसे ही कुंडली के पास ये चुंबक गया तो एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया कुंडली में और जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई इसमें, कुंडली में, और इस प्रेरित धारा की दिशा ये हो गई इस प्रकार। यानी कि प्रेरित धारा इधर उत्पन्न हुई और ये धारा मापी लगा है, ये धारा की दिशा को बताएगा और धारा की दिशा इस प्रकार है, इस प्रकार जा रही है और इस प्रकार इस तार से होकर फिर इस प्रकार और इस प्रकार घूमती घूमती फिर यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि जब हम उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास ले गए तो ध्रुव आ रहा है कुंडली के पास और धारा इससे किधर जा रही है, दूर, यानी दूसरी तरफ जा रही है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, इसी चुंबक को जब हम इसके पास ले गए और पास ले जाने के बाद इस चुंबक को जब हम दूर ले जा रहे हैं, ये तीर का निशान बता रहा है कि ये चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है ये क्या हो रहा है, ये इस कुंडली से दूर जा रहा है। तो दूर जाने पर क्या होगा, फिर इनके बीच क्या हो गई, आपेक्षिक गति हो रही है और आपेक्षिक गति के कारण इसमें एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उस वैद्युत वाहक बल के कारण इसमें एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो गई और इस वैद्युत धारा की दिशा इस धारा मापी के द्वारा पता चलेगी और जैसे ही चुंबक इस कुंडली से दूर जा रहा है धारा की दिशा हो गई इस प्रकार, धारा की दिशा उल्टी हो गई, यानी कि धारा की दिशा पहली दिशा की उलट गई और जब पहली दिशा से उलट गई तो ये क्या हो गई, अब धारा इस प्रकार बहेगी कुंडली में और इस प्रकार वो फिर से घूमती 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 हुई इस प्रकार आगे की ओर जाएगी। यानी कि जब हम चुंबक को पास ले जा रहे थे तो चुंबक के विपरीत दिशा में धारा बह रही थी और जब उसी चुंबक को हम दूर ले गए तब भी कुंडली में धारा
प्रवाहित हुई और अब धारा की दिशा चुंबक के विपरीत हो गई। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब भी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उसमें वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस वैद्युत वाहक बल के कारण एक वैद्युत धारा उत्पन्न होती है और ये धारा विपरीत दिशा में होती है जिस दिशा में चुंबक आ रहा है। कहने का अर्थ है अगर चुंबक कुंडली के पास जा रहा है तो धारा दूसरी तरफ हो जाएगी यानी विपरीत हो जाएगी चुंबक की गति के, और अगर चुंबक कुंडली से दूर जा रहा है तो जो धारा की दिशा होगी वो भी चुंबक के विपरीत होगी। कहने का अर्थ है जो भी धारा उत्पन्न हो रही है वो उस कारण का विरोध कर रही है जिससे वो उत्पन्न हो रही है। कहने का अर्थ यही है कि इस चुंबक की जिस गति के कारण ये धारा उत्पन्न हुई उसके वो विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी कि ये चुंबक की इस गति का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। और इसी प्रकार जब ये चुंबक दूसरी तरफ जा रहा है तो ये क्या कर रही है, ये भी इस समय जो धारा उत्पन्न हो रही है ये भी इस चुंबक की गति का विरोध कर रही है। यानी कि जो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम था वो नियम दिया था उसमें यही प्रयोग था कि जब भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगी तो उसके कारण एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उस वैद्युत वाहक बल के कारण एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी और ये वैद्युत धारा उस कारण का विरोध करेगी, यानी चुंबक की गति के कारण ही तो वैद्युत धारा उत्पन्न हो रही है और ये उस गति के कारण का ही विरोध करेगी, यानी ये विपरीत दिशा में जाएगी जिस कारण ये उत्पन्न हुई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो इसकी तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति में क्या किया, तीसरी स्थिति में अब चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है यानी इसे कहते हैं साउथ पोल, इसको हम जब कुंडली के पास ले गए तो जब ये कुंडली के पास जा रहा है तो धारा की दिशा होगी इस प्रकार, यानी धारा कुंडली में इस प्रकार प्रवाहित होगी, फिर इस प्रकार जाएगी, फिर इस प्रकार जाएगी, फिर इस प्रकार और फिर इस प्रकार होती हुई इस प्रकार आगे की ओर प्रवाहित होगी। अब इसी की जो चौथी स्थिति देखेंगे उसमें क्या हो रहा है, चौथी स्थिति में इस चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है ये, तीसरी स्थिति में चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के हम पास लाए थे और जो चौथी स्थिति है उसमें चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से हम कहाँ ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। तो जब दूर ले जा रहे हैं ये चुंबक इधर की ओर जा रहा है तो धारा किधर की ओर बहेगी, इधर की ओर। तीसरी स्थिति में क्या था, चुंबक जब इधर की ओर आ रहा था तो धारा किधर आ रही थी, इधर की ओर, यानी कि जब चुंबक इधर की ओर आ रहा है धारा इधर की ओर जा रही है और जब चुंबक इधर की ओर आ रहा है तो धारा इधर की ओर आ रही। यहाँ पर भी तीसरी और चौथी स्थिति में क्या हो रही है, वैद्युत धारा चुंबक की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। कहने का सीधा सीधा अर्थ है वैद्युत धारा जिस कारण उत्पन्न हुई है उस कारण का ही वो क्या कर रही है, विरोध कर रही है। और चौथी स्थिति में जब चुंबक इधर की ओर आ रहा है तो वैद्युत धारा इस दिशा में है और इस दिशा में वो गति करेगी और इस प्रकार कुंडली से होते हुए इस प्रकार आगे की ओर प्रवाहित होगी। सीधी सीधी बात यही है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति हो रही है, इस प्रकार आपेक्षिक गति हो रही है तो वहां पर एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और इस वैद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है और ये धारा उस कारण का ही विरोध कर रही है जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही है। और आप लोग देख रहे हैं इस प्रयोग में जब हम चुंबक को इसके पास ले जा रहे हैं तो धारा इससे दूर जा रही है, जब चुंबक को दूर ले जा रहे हैं तो धारा इस ओर जा रही है यानी पास। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जब चुंबक को
को इधर की ओर ले जा रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव को, तो धारा चुंबक इधर की ओर और धारा इधर की ओर, यानी यहाँ पर भी चुंबक और धारा की दिशा, यानी चुंबक की गति और धारा के प्रवाहित की दिशा क्या है, विपरीत है। चौथी स्थिति में जब यही दक्षिणी ध्रुव को ध्रुव ले जा रही है तो ये धारा इस ओर प्रवाहित हो रही है, यानी विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो चौथी स्थिति में भी क्या है, चुंबक की गति की विपरीत दिशा में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो इन चारों स्थितियों में यही हो रहा है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति हो रही है तो यहाँ पे एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और इस वैद्युत वाहक बल के कारण यहाँ पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है और ये प्रेरित धारा उस घटना का ही विरोध कर रही है जिसके कारण ये उत्पन्न हो रही है। और यही पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस पूरी घटना को ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब क्या किया, अब इसके पश्चात फैराडे ने इसी प्रयोग में क्या किया, जो चुंबक और ये कुंडली है इनके बीच आपेक्षिक गति को रोक दिया। कहने का अर्थ है चुंबक को भी स्थिर कर दिया और इस कुंडली को भी क्या कर दिया, इस कुंडली को भी स्थिर कर दिया, यानी अब ये एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं कर रहे हैं और इस स्थिति में दोनों ही क्या है, स्थिर है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है, यानी चुंबक भी स्थिर है और ये कुंडली भी स्थिर है, तो उस स्थिति में यहाँ पर ना तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और ना ही विद्युत धारा उत्पन्न हुई। कहने का अर्थ यही है कि इन्होंने जब ये प्रयोग किया तो पहले तो आपेक्षिक गति कराई, एक बार चुंबक को इसके पास ले गए, दूसरी बार चुंबक को इससे दूर ले गए उत्तरी ध्रुव को। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव को चुंबक के पास लाए और दक्षिणी ध्रुव का जो चुंबक है उसको कुंडली के पास लाए और दक्षिणी ध्रुव के चुंबक को कुंडली से दूर ले गए। हर बार आपेक्षिक गति हुई, लेकिन जब इसके बाद क्या किया, इसके बाद कुंडली को भी ये चुंबक के पास लाए, कुंडली को चुंबक से दूर ले गए, तब भी यही स्थिति प्राप्त हुई। क्या स्थिति प्राप्त हुई कि जो कुंडली में धारा की दिशा धारामापी बता रहा था वो विपरीत था। तो कहने का सीधा सीधा अर्थ यही था कि जब भी धारा उत्पन्न हुई तो वो धारा की दिशा हमेशा विपरीत हुई, यानी कि उसने उसी कारण का विरोध किया, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो ये बात इसी को स्पष्ट कर रही है कि उसने उसी कारण का विरोध किया जिससे वो उत्पन्न हुई। अब इसके बाद जब इन्होंने प्रयोग किया तो उसने इस चुंबक को और इस कुंडली को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। जब चुंबक भी स्थिर है और ये कुंडली भी स्थिर है, यानी दोनों ही गति नहीं कर रहे हैं, तो ना तो यहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और ना ही यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई। तो इससे सीधे सीधे यही निष्कर्ष निकला कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगी तभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और तभी वहां पे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। लेकिन चुंबक और कुंडली के बीच अगर आपेक्षिक गति नहीं हो रही है, यानी चुंबक भी स्थिर है और ये कुंडली भी स्थिर है, तो वहां पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं होगी। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना केवल तभी तक होती है जब दोनों के बीच आपेक्षिक गति होती है। ठीक है, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होने के लिए चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति का होना अनिवार्य है। अगर दोनों के बीच आपेक्षिक गति नहीं होगी तो वहां पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं होगी। अब इसके पश्चात क्या किया गया, इसके पश्चात फैराडे ने एक कार्य किया, उन्होंने इस चुंबक को इस कुंडली के पास बहुत तेजी से लाया, यानी यही चुंबक इस कुंडली के पास वो बहुत तेजी से लाए, फिर तेजी से
ले गए, फिर तेजी से लाए, फिर तेजी से दूर ले गए, तो इन्होंने देखा कि धारा की दिशा का मान बढ़ गया, यानी कि धारा का मान बढ़ गया, यानी इसमें जो धारा की दिशा प्रवाहित होने लगी वो जिस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही थी यानी इसके विपरीत, और यहाँ पे भी धारा इसके विपरीत प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जब इन्होंने देखा तो इन्होंने देखा कि धारा का मान बढ़ गया, तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब चुंबक को हम कुंडली के पास बहुत तेजी से लाते हैं या बहुत तेजी से दूर ले जाते हैं तो इसमें धारा की प्रबलता यानी कि धारा का मान बढ़ जाता है। इसके पश्चात क्या किया, इसके पश्चात इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे ये कुंडली के फेरे यानी जब तांबे के तार को लपेट दिया गया तो ये पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार फेरे बन जाते हैं जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं फेरों को। तो इन फेरों की संख्या को जब बढ़ा दिया यानी कि फैराडे ने इस कुंडली में फेरों की संख्या को जब बढ़ा दिया और तब चुंबक को इसके पास लाए तो ये धारा इन फेरों से होकर प्रवाहित होने लगी। तो सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर यही निकला कि जब कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा दी गई और इस चुंबक को कुंडली के पास लाए या कुंडली से दूर ले गए तो उस स्थिति में यहाँ पर धारा की प्रबलता फिर से बढ़ गई यानी कि धारा का मान बढ़ गया। तो इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, इन्होंने यही निष्कर्ष निकाले इस प्रयोग से कि जब चुंबक को, पहला निष्कर्ष तो यही निकला कि जब चुंबक को कुंडली के पास बहुत तेजी से लाए या कुंडली से दूर बहुत तेजी से ले गए तो वहाँ पर धारा की प्रबलता बढ़ गई यानी कि धारा का मान बढ़ गया। दूसरा निष्कर्ष यही निकाला कि जब कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी गई यानी कि ये जो टर्न है घुमाव, जब कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी गई तब चुंबक को कुंडली के पास ले गए या कुंडली से दूर ले गए तो उस स्थिति में धारा की प्रबलता बढ़ गई यानी कि उस स्थिति में भी धारा का मान बढ़ गया। तीसरा निष्कर्ष जो निकाला, निष्कर्ष इन्होंने कई निकाले थे लेकिन यहाँ मुख्य मुख्य निष्कर्ष बता दे रहे हैं। जब तीसरा निष्कर्ष निकाला कि दोनों को जब स्थिर कर दिया, यही हमने बताया था इससे पहले कि जब दोनों को स्थिर कर दिया यानी चुंबक भी स्थिर है और कुंडली भी स्थिर है, दोनों के बीच अपेक्षिक गति नहीं हुई, तो उस स्थिति में ना तो यहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और ना ही यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हुई और उस स्थिति में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं हुई। एक निष्कर्ष और निकला उसको बता दे रहे हैं और वो निष्कर्ष एक नियम बन गया। वो निष्कर्ष क्या था कि जब चुंबक को कुंडली के पास ले गए या कुंडली से दूर ले गए तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई और ये प्रेरित धारा की दिशा चुंबक की गति के विपरीत है। तो यहाँ पे सीधा सीधा यही निकला कि प्रेरित विद्युत धारा उस कारण का विरोध कर रही है जिससे वह उत्पन्न हो रही है और यही नियम कहलाता है लेंज का नियम। यानी लेंज का जो नियम था वो भी यही था, जब किसी परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो वो प्रेरित धारा उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। और फैराडे के प्रयोग में भी यही सिद्ध हो रहा था कि जो प्रेरित धारा है वो उस कारण का ही विरोध कर रही है जिससे वो उत्पन्न हो रही है। यानी यहाँ से लेंज के नियम की भी पुष्टि हुई इनके प्रयोग से। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, तो फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित दो नियम दिए थे। पहला नियम ये था, प्रथम नियम यानी पहला नियम, और वो था कि जब किसी कुंडली से बद्ध यानी कुंडली से बद्ध कोई चुंबकीय फ्लक्स यानी उस कुंडली में अगर कोई तल ले ले
और उस तल के लंबवत जो भी वैद्युत बल रेखाएं जा रही होंगी वही उस समय वैद्युत फ्लक्स होता है उस कुंडली में। तो अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है तो वहां पर एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण वहां पे एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। और ये वैद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो जाता है वहां पे वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होना बंद हो जाता है। कहने का अर्थ ये, जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा वहां पर वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और जिसके कारण प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। यही था फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम। अब फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का जो द्वितीय नियम है यानी दूसरा नियम है वो क्या था? फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का जो दूसरा नियम था वो यही था कि जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है तो उसमें वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस वैद्युत वाहक बल का परिमाण यानी इस वैद्युत वाहक बल को अगर हम E से प्रदर्शित करें तो इस वैद्युत वाहक बल का परिमाण उस कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं फाई से और यहाँ कुंडली का बहुत छोटा सा तल ले लिया है तो वहाँ पर फ्लक्स का मान भी बहुत कम हो जाएगा और उस फ्लक्स का मान जो भी परिवर्तन होगा उस समय का मान भी कम हो जाएगा। तो अगर गणितीय रूप में हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम लिखें तो E अनुक्रमानुपाती माइनस का d फाई अपॉन dt यानी कि वैद्युत वाहक बल का परिमाण जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। और यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम है। इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो दूसरा नियम है वो न्यूमैन का नियम भी कहलाता है और यही फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दूसरा नियम था। यानी कि E अनुक्रमानुपाती माइनस का d फाई अपॉन dt या E बराबर माइनस का k d फाई अपॉन dt। यहाँ पे जो फाई है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत सूक्ष्म हो रहा है इसलिए यहाँ पे d फाई ले लिया और बहुत सूक्ष्म समय अंतराल है इसलिए यहाँ पे dt ले लिया। तो E अनुक्रमानुपाती माइनस का d फाई अपॉन dt और यही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम है जिसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं।